नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बाल विकास सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के मॉडल प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 बाय जायसवाल सर। इसके पहले पहला मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसका आई बटन पे आपको ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। इस बार सी टेट को पार करना है। जी हाँ, इस बार सी टेट पार। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरे यार, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 प्रश्न करेंगे, संपूर्ण सिलेबस का पूरा निचोड़ रहेगा। 30 में से आपका स्कोर क्या है आपको अवश्य कमेंट करके बताना है। एग्जाम के पहले आपकी तैयारी को जांचना है, परखना है। इस बार सी टेट पार करना है, इस बार सी टेट को क्रैक करना है। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से कौन सी श्रेणी में आता है? संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, मनोविश्लेषणात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो सभी लोग जानते हैं थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का जिक्र होता है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस श्रेणी पर आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत की बात करते हैं, लेकिन जब जीन पियाजे जी का नाम आता है तो फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत बात करते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें आपने समझ लिया, आई होप। अब बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है, प्रश्न क्या पूछा गया है कि सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं? तो सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं? सीखने की मौलिकता के, सीखने की प्रगति के, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के, या सीखने के रचनात्मक सूचक होते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, मेरे प्यारे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन गृहिणी, सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है इस बार सी टेट पार करना। तो सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? आप सभी जानते हैं सीखने के ये प्रगति के सूचक होते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? डर्लड मिलर ने, बंडूरा वाल्टर ने, कार्ल रोजर्स ने या युंग ने दिया था? सभी कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सभी लाइव क्लास में जुड़िए। आपकी डेली क्लासेस लाइव क्लास में होती है। 11:30 में आपकी लाइव क्लास होती है मॉर्निंग में। इसके बाद आपका 4 PM में लाइव क्लास होती है। इसके बाद आपका 7 PM टू 7:30 PM ये आपकी लाइव क्लास होती है। तो ये सारी लाइव क्लास पे आप लोग ज्वाइन होइए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? सभी लोग जानते हैं बंडूरा और वाल्टर ने दिया था। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम या नैतिकता मापन हेतु? किसके मापन हेतु होता है? तो मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है जिस मापन हेतु प्रयुक्त होता है वह हमारा कहलाता है अधिगम। जी हाँ साथियों, मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है अधिगम मापने हेतु प्रयुक्त होता है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है किसका? माध्यिक का, प्रसार क्षेत्र का, औसत विचलन का या मानक विचलन का? सभी कमेंट कीजिएगा। 5 सेकंड आपको वक्त दे दिया जाता है प्रत्येक प्रश्न को आपको कमेंट करने के लिए, फीडबैक करने के लिए। तो सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो खालिस्तान केंद्रीय प्रवृत्ति एक माप है, किसका एक माप है? माध्यिक का। जी हाँ, माध्यिक जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप होता है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? 16 PF, TAT, क्लाउड पिक्चर टेस्ट या ड्रा एंड माइन टेस्ट? तो सभी लोग जानते हैं 16 PF परीक्षण इनमें से भिन्न है। क्यों भिन्न है आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, 16 कारकों का प्रश्नावली है जिसके लेखक RV केटल जी हैं, जिसे व्यक्तित्व के समान सिद्धांत के आधार पर बनाया गया था। यह मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से विकसित एक उपकरण है जिसे हजारों तत्वों पर 10 से अधिक वर्षों के तथ्यात्मक प्रयोग का अनुभवजन्य आधार है। इनमें कम से कम समय में व्यक्तित्व के उद्देश्य और उसके बहुत पूर्ण दृष्टि की पेशकश करने का उद्देश्य दिया गया है। और आप सभी में रुचि हो सकती है व्यक्तित्व परीक्षण, 16 कारक, 16 PF सूचकांक, जिसमें मूल्यांकन, आवेदन, व्याख्यात्मक मानक, विश्वसनीयता, वैधता, अन्य लेखक की मान्यताएं हैं। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे रॉबर्ट हविग्स्टन, हालिंगवर्थ, जीन पियाजे जी या प्रोफेसर हल? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, प्रत्येक शेरसेनी, प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक सी टेट क्रैक करने वाले मेरे सभी प्यारे मित्र सभी कमेंट कीजिएगा। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो रॉबर्ट हविग्स्टन माने जाते हैं। जी हाँ साथियों,
विकासात्मक कार्य शब्द की शुरुआत रॉबर्ट हविग्स ने 1950 में की थी। एक विकासात्मक कार्य वह होता है जो व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित अवधि में या उसके आसपास अनुमानित रूप से और लगातार उत्पन्न होता है। उनका मानना था कि अधिगम जीवन के लिए बुनियादी और लोगों जीवन भर सीखते रहते हैं। अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर दिया गया है, जो ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? टोरेंस ने, मेरी फील्ड ने, कोल एवं ब्रूस ने या केंट ने किया था? तो सभी लोग जानते हैं सृजनशीलता की पहचान हेतु जिसने सृजनात्मक चिंतन का परीक्षण का निर्माण किया वह और कोई नहीं, आपके टोरेंस है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक शुरुपर है, शर्मान है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, खालिस्तान अधिगम के प्राथमिक नियमों से एक है प्रभाव का नियम, अभिवृत्ति का नियम, समानता का नियम, सहचारी अंतरण का नियम। सभी लोग जानते हैं थांडाइक के द्वारा 2 नियम दिए गए थे, 3 मुख्य नियम दिए गए थे, 5 गौण नियम दिए थे। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और आपका एक और आता है, सभी लोग बताइए कौन सा नियम आता है? परिणाम का नियम आता है, अभ्यास का नियम आता है। ये हमारे मुख्य नियम कहलाते हैं, लेकिन गौण नियम आपके 5 हैं। अब ये नहीं पूछा जाएगा कितने हैं, अब ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन है कौन नहीं है। इसलिए डिटेल के साथ चर्चा करना, प्रत्येक मॉडल टेस्ट पेपर पे अटेंड करना बहुत जरूरी है। तो अधिगम के प्राथमिक नियमों से एक कौन सा हो जाता है? वह कहलाता हमारा प्रभाव का नियम। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें जो है अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? क्या वह प्रयोगीकरण है, केस अध्ययन है, सर्वेक्षण है या अंतर्दर्शन की बात करेंगे? सभी कमेंट कीजिएगा। तो जिसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है वह और कोई नहीं, आपका केस स्टडी मेथड की बात करते हैं, केस अध्ययन विधि की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है कि जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे ही अधिगम अंतरण कहते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है, उद्भाषण होता है, उद्भवन होता है, मूल्यांकन होता है, उपक्रम होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो जी वालस के अकॉर्डिंग सृजनात्मक चिंतन का जो प्रथम चरण होता है वह हमारा कौन सा कहलाता है? वह हमारा उपक्रम कहलाता है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप प्रत्येक प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और फीडबैक भी अवश्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान किसने प्रयत्न भूल के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? हेगार्टी, ईपी पॉलाव, थांडाइक या रास महोदय की बात कर रहे हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। जयस्वाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और अपना फीडबैक यहाँ पे सर्वोपरि कीजिए। तो राइट ऑप्शन आ चुका है आप लोगों का। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का जब भी जिक्र होता है थांडाइक का जिक्र होता है। थांडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? थांडाइक ने सभी लोग जानते हैं बिल्ली पर प्रयोग किया था। ये भी एक नोट कर लेना है, ये भी कई बार पूछा जाता है, रिपीट होता है प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशरीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व संयोजन को निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा स्टेटमेंट किसका है? एक बार रिपीट करेंगे, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशरीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व संयोजन को निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा किसकी है? आपके GW आल्पोर्ट की परिभाषा है। यह साथियों थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके साथ ही हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सीखने में पलायन आधारित होता है, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक, विलंबित या पुनर्बलन की निष्क्रियता? एक प्रश्न जरूर आएगा, पुनर्बलन से एक प्रश्न आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। चाहे सकारात्मक आए, चाहे नकारात्मक आए, चाहे शून्य आए, ये ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न अवश्य आएगा। तो सीखने में जो पलायन आधारित होता है वह किस में होता है? नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित होता है। कहीं हम सीख रहे हैं और सीखने के बाद कहीं ना कहीं हम अगर पलायन कर रहे हैं, कहीं कहीं अगर आप लोग इस टेस्ट सीरीज को, इस मॉडल टेस्ट पेपर को अटेंड कर रहे हैं
पूरे 30 प्रश्न को अगर आप लोग अटेंड नहीं करते हैं और इस टेस्ट सीरीज को छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव नकारात्मक की बात होती है। इसी प्रकार है, सीखने में अगर कहीं ना कहीं पलायन हो रहा है तो ये किस पर आधारित होता है? नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित हो जाएगा। ये भी आपको नोट कर लेना है। इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। भाषा का वह घटक जो धन की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? सभी कमेंट करके बताइए। आपका एक एक कमेंट फीडबैक आपके स्कोर को बेटर करता जाता है, आपकी तैयारी को बेटर करता जाता है, आपकी तैयारी को मजबूत करता जाता है। तो भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे ही स्वर विज्ञान कहा जाता है। ये आपको नोट कर लेना है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, इस प्रश्न को हम बीपीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है और आपको पता है 10 से 15% जो है नेगेटिव और नकारात्मक प्रश्न अब पूछे जाते हैं। इससे होता है आपकी तैयारी को परखा जाता है कि आपने कितनी गहराई से तैयारी की है। तो वुडवर्थ के अकॉर्डिंग स्मृति का जो आयाम होता है वह पुनः स्मरण होता है, धारण होता है, पहचानना होता है, लेकिन तर्क करना नहीं होता है। और यही पूछा गया कि वुडवर्थ के अकॉर्डिंग जो है स्मृति का आयाम नहीं होता तो तर्क करना आयाम नहीं होगा, इसलिए कार्य क्वेश्चन हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट। आई होप आप प्रत्येक प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, टीएटी परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया था? अल्पोर्ट, रोशक, मैस्लो, मरे। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, टीएटी परीक्षण का जब भी जिक्र होता है सभी लोग जानते हैं, हम बात कर रहे हैं मरे की बात करेंगे। इनका डिटेल के साथ जानते हैं, क्योंकि टीएटी से संबंधित अवश्य प्रश्न पूछा जाता है। टीएटी को 1930 के दशक में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हेनरी ए मरे और क्रिस्टीना डी मॉर्गन द्वारा विकसित किया गया था। थीमैटिक एपेरसेप्शन टेस्ट, थीमैटिक एपेरसेप्शन टेस्ट बोला जाता है टीएटी को। एक यह मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन उपकरण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व मूल्यों या दृष्टि को मापन हेतु किया जाता है। तो टीएटी के बारे में आपने डिटेल के साथ जान लिया। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? जब आप लक्ष्य करना है, हमें सीटेट को अगर आपको पार करना है, इसमें कहीं ना कहीं कोई बाधा आ रही है, कोई दिक्कत उत्पन्न हो रही, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? तो अगर कोई बाधा प्रॉब्लम्स आ रही है उसी को ही क्या कहा जाता है? कुंठा। ये नोट कर लीजिएगा। और कुंठा से रिलेटेड कल भी हम प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर में कुंठा से रिलेटेड एक प्रश्न अवश्य किया था। आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? अनुवांशिकता, वातावरण, हार्मोन या समाज? सभी कमेंट कीजिएगा। तो आंख के रंग में कौन सा कारक प्रभावित करता है? वह कारक हमारा अनुवांशिकता कहलाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। आधार आयु निम्न से किसके मापन हेतु संबंधित है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या अवधान की बात करेंगे। तो आधार आयु जिसके मापन से संबंधित होता है वह हमारा बुद्धि कहलाती है। जी हाँ, आधार आयु जो है बुद्धि के मापन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपना छोटी बहन पर गुस्सा जाहिर करता है, मतलब जब आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं और आप एक छात्र को, बच्चे को डांटते हैं, तो उस छात्र क्या करता है? गुस्सा में जाकर घर में जो छोटे भाई बहन होता है उन पर गुस्सा इजहार करता है, जाहिर करता है, गुस्सा दिखाता है, अपने इंप्रेशन को इफेक्ट करता है। तो ये किसका उदाहरण होता है? ये उदाहरण हमारा किस पर बन जाता है? यह विस्थापन का बन जाता है। कहीं और का गुस्सा कहीं और उतारना, ये क्या कहलाता है? कहीं ना कहीं विस्थापन हो रहा है। आपने तैयारी इस परिवार से की है, जायसवाल कोचिंग सेंटर से। अगर आप इस परिवार से तैयारी करने के बाद कहीं और दूसरे का नाम लेते हैं कि मैंने यहाँ से तैयारी की, तो ये क्या कहलाएगा? विस्थापन कहला जाएगा। तो आप तैयारी कहीं से भी करें, हमारा मेन मकसद है सीटेट क्रैक, सीटेट पार करना। ये आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। इनमें से कौन से सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? क्या वह स्किनर है, ईपी पॉलाव है, थॉर्नडाइक है या कोहलर है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से जो संबंधित हो जाता है वह हमारे कोहलर की बात करते हैं। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो चिंपांजी नामक बंदर पर किया था। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? चूहे और कबूतर पर किया। ईपी पॉलाव ने कुत्ते पर किया, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। ये साधारण से प्रश्न बन जाते हैं, इनको जानना तो आवश्यक हो जाता है। इरोस शब्द किससे संबंधित होता है? मरण मूल प्रवृत्ति से,
जीवन मूल पुरुष से, भय मूल पुरुष से या प्राकृतिक मूल पुरुष से। तो इरोस जो शब्द है किस मूल पुरुष से संबंधित हो जाता है, या आपके जीवन मूल पुरुष से संबंधित हो जाता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अहम किससे निर्देशित होता है? वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, सुख के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, यह सामान्य सिद्धांत द्वारा होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो अहम किससे निर्देशित होता है? अहम वास्तविकता सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिए और इस बार सीटेट को पार कीजिए। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है ऑलरेडी, सभी कमेंट कीजिएगा। खालिस्तान का क्लासिकी, जी हाँ दोस्तों, क्लासिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होता है? अगर दोस्तों क्लासिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है और इसकी सुई किसी व्यक्ति प्राणी को दे दी जाती है तो उसे भूख कम हो जाती है। तो भूख कम हो जाती है तो जिसको फैट होगा उसके लिए प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिकता आयु क्या होगी? एक प्रश्न ये सूत्र से आएगा। सूत्र क्या होता है? बुद्धि लब्ध या IQ बराबर MA आप यानी मानसिक आयु बटे उसकी CA वास्तविक आयु मल्टीप्लिकेशन 100 होता है। यहाँ पे हमें MA निकालना है और IQ दिया गया 75, CA दिया गया 16 वर्षीय, तो यहाँ पे 75 कर लीजिए, MA अपान आप एक 16 कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन 100 कर लीजिए, यहाँ पे 75 बराबर होगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो MA इक्वल टू आपका वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये आपको नोट कर लेना है। तो MA इक्वल टू जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया गया है, और वो क्या दिया गया है ये आपको नोट कर लेना है। IQ से CA को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। MA बराबर हमारी वैल्यू क्या आ जाती है? IQ हमारा दिया गया 75 गुणे 16 कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन 100 कर दीजिए, आपकी मानसिक आयु निकल के आ जाएगी। 25 तई 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तई कितना होता है? 12 वर्ष। तो 12 वर्ष क्या हो जाएगी? 16 वर्ष बच्ची की मानसिक आयु, क्योंकि IQ उसका 75 है, 100 से कम है, तो कहीं ना कहीं 12 वर्ष की बात करेंगे, उसकी मानसिक आयु भी कम होगी। ये आपको ध्यान देना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? मस्तिष्क, सभी अंग, मेरुदंड या मस्तिष्क मेरुदंड दोनों होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं इतनी क्लासेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 1000 प्लस MCQज आपको PDF फाइल मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पे केवल सर्च करना है जयसवाल कोचिंग सेंटर। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों होता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति है? एक संयोजन विकृति, मनोविच्छेदी, चिंता या कायक प्रारूप विकृति हो जाती है। तो मनोग्रस्ती जो बाध्यता यह विकृति कहलाती है। कौन सी विकृति कहलाती है? यह एक चिंता विकृति कहलाती है। आइए बात करते हैं आपके इस क्लास का, इस प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न स्क्रीन पर है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा, EP पॉलाव के द्वारा, फ्राइड के द्वारा या युंग के द्वारा? ये सभी कमेंट करके बताइएगा। ये सभी आपके लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है, और 30 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, कितना फीडबैक किया, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली लाइव क्लास 4 PM में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।